हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं और इसमें जो शुरू के 3 क्वांटम नंबर थे उनको हमने श्रोडिंगर इक्वेशन के सलूशन से निकाला था और लास्ट का जो स्पिन क्वांटम नंबर था बाद में उसको इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया गया था। फिर हमने आपको कहा था कि एक्चुअल में क्वांटम नंबर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के डेजिग्नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने आपसे ये कहा था कि अगर मान लीजिए आप कोई एटम है, एटम के अंदर इंटर करोगे तो सबसे पहले आपको सेल मिलेगा, फिर उसके बाद सबसेल, और इस सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे और ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, कोई एक ऑर्बिटल होगा तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ हो सकते हैं मैक्सिमम। अब सेल की सारी इंफॉर्मेशन देता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसको रिप्रेजेंट करते थे n से, और n की वैल्यू जो थी वो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इनफाइनाइट तक हो सकता था। और इसी को हम लोग KL, M, N, O भी बोलते थे। सबसेल को रिप्रेजेंट करता था एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे L से, और L की वैल्यू निकाली जाती थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अगर आपको N की वैल्यू गिवन है तो इस गिवन n की वैल्यू से जो L की वैल्यू हम लोग निकालते थे वो करते थे 0 to n-1, और इस तरीके से जो L की वैल्यू आती थी वो आती थी 0, 1, 2, 3, और अगर L की वैल्यू 0 है तो वो S सबसेल होता था, S सबसेल। अगर L की वैल्यू 1 है तो वो P सबसेल होता था, P सबसेल। अगर L की वैल्यू 2 है तो वो D सबसेल कहलाता था, और अगर L की वैल्यू 3 है तो उसको हम लोग F सबसेल बोलते थे। तो इस तरीके से यहाँ से हमको पता चल जाता था सबसेल कौन है। फिर ऑर्बिटल को बताने वाला क्वांटम नंबर था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते थे m से, और m की वैल्यू हमको सबसेल से यानी कि L से पता चलता था। और किसी गिवन L के लिए जो m की वैल्यू होती थी वो होती थी -L से कंटिन्यू करते थे, 0 तक जाते थे, और उसके बाद फिर +L तक हम करते थे। जैसे अगर मान लो S सबसेल की बात करें, S सबसेल की बात करें तो इसके लिए L की वैल्यू होगी 0, और अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी होगी 0, यानी कि S सबसेल के अंदर केवल एक ऑर्बिटल होगा और वो होगा S ऑर्बिटल। अब S ऑर्बिटल ये हो गया, ठीक है। अगर हम P सबसेल की बात किए तो P सबसेल के लिए L की वैल्यू होती थी 1, और उसके केस में अगर M निकालते थे तो आता था -1, 0 और +1। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि P सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, और इन ऑर्बिटल्स के लिए जो m की वैल्यू होगी, एक के लिए होगी -1, एक के लिए 0 और एक के लिए +1। यानी कि अगर हम P सबसेल बनाएं तो ये हो गया P सबसेल, और इस P सबसेल के अंदर ये पूरा P सबसेल है
और ये 3 p ऑर्बिटल्स हो गए, जिसमें इसको -1, इसको 0 और इसको +1। हमने ये भी बताया था कि ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डी सबसेल की बात करो तो डी सबसेल के लिए L की वैल्यू 2 हो जाएगी, और उस केस में डी सबसेल के लिए जो M की वैल्यू आएगी वो आएगी -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। मतलब कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। और ये 5 ऑर्बिटल्स, ये पूरा आपने बनाया डी सबसेल, और इसमें 5 ऑर्बिटल 5, ठीक है। इनका ये m की वैल्यू लिखी हुई है, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्लियर है बेटा। इसी तरीके से अगर हम f सबसेल की बात करें, हम यहाँ कर दे रहे हैं, f सबसेल की बात करें तो f सबसेल के लिए जो L की वैल्यू होगी वो 3 होगी, और 3 से अगर m की वैल्यू निकालोगे तो m की वैल्यू आएंगी -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। मतलब कि f सबसेल में 7 ऑर्बिटल होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये पूरी पिक्चर हमने देखी थी, पूरी बात हम लोगों ने की थी, ठीक है। अब ज़रा सा हम लोग ऑर्बिटल्स की बात कर लें कि जो ऑर्बिटल्स हमारे पास आ रहे हैं, एक ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, एक होता है p ऑर्बिटल, एक होता है d ऑर्बिटल, और लास्ट होगा f ऑर्बिटल। कि ये ऑर्बिटल्स का शेप क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक ही s ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल 3 तरीके के होंगे, तो ये 3 तरीके के कैसे होंगे, इनकी एनर्जी कितनी होगी। ये d सबसेल में d ऑर्बिटल जो होंगे वो 5 होंगे, तो 5 कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका ओरिएंटेशन क्या होता है, शेप क्या होता है, एनर्जी कैसे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं s ऑर्बिटल। सबसे पहला हमारा है s ऑर्बिटल। फर्स्ट हम लोग शुरू करेंगे s ऑर्बिटल से, ठीक। s ऑर्बिटल, देखो बेटा, जो s ऑर्बिटल होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। इनका जो शेप होता है ना बेटा वो स्फेरिकल होता है, एंड आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब कि अगर ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकली और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इनका जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा, स्फीयर के जैसे। अब यहाँ तो आपको सर्कुलर दिख रहा होगा, लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, ये कैसा है? स्फेरिकल है, ठीक है। अब ये तो पहला वाला s होगा, ये दूसरा s ऑर्बिटल होगा, ये तीसरा s ऑर्बिटल होगा। तो चाहे कोई भी s ऑर्बिटल हो, ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, तो सारे s ऑर्बिटल स्फेरिकल ही होंगे और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ यूनिफॉर्मली होंगे,
एक जैसे होंगे, ठीक है। बस इसमें फ़र्क क्या होगा कि जो 1s है इसकी साइज़ छोटी होगी, 2s की साइज़ बड़ी होगी, 3s की साइज़ और बड़ी होगी, ठीक है। इनके शेप में और डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फ़र्क नहीं होगा। बस क्या होगा कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, जैसे 1s, 2s, 3s, 4s, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो इनकी साइज़ और एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अगर आप इधर से इधर जाते हो तो इनका साइज़ और एनर्जी क्या होगा बेटा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। बट इनका शेप वही रहेगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि अगर न्यूक्लियस से आप किसी भी तरफ जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, तो इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हर तरफ सेम है। किसी ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जाएंगे तो ये मिलेंगे और नहीं किसी दूसरे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में ये मिल रहे हैं, इसका मतलब कि ये डायरेक्शनल नेचर के नहीं हैं। तो एस ऑर्बिटल के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल के बारे में आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है कि शेप स्फेरिकल होता है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं और ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कोई भी एस ऑर्बिटल है, चाहे 1s है, 2s है, 3s है, सबका शेप सेम होगा। बस जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा इनकी साइज़ बढ़ती जाएगी और इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये तो हो गया एस ऑर्बिटल। अब इसके बाद ज़रा हम लोग बात कर लें पी ऑर्बिटल के बारे में। सेकंड हमारा है पी ऑर्बिटल। तो अगर शेप की बात करें तो पी ऑर्बिटल जो होते हैं, पी ऑर्बिटल्स आर डम्बेल शेप। ये डंबल शेप के होते हैं। डंबल आपने देखा ही होगा, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इस डंबल में दो लोब होते हैं, ये लोब हैं इसके और ये बीच में इसका न्यूक्लियस होता है। तो इस डंबल शेप के पी ऑर्बिटल होते हैं। और अभी हमने देखा था कि जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो तीन तरीके से होंगे। जैसे मान लो पी सबसेल है, हम 2p सबसेल की बात करें तो 2p सबसेल में आपने देखा था कि तीन ऑर्बिटल थे। एक को हमने -1 बोला था, एक को 0 बोला था और एक को +1 बोला था। तो ये तीन ऑर्बिटल्स जो हैं इन तीनों की एनर्जी सेम है, इन तीनों की एनर्जी सेम है। मतलब एक ही सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, एक ही सबसेल के, ध्यान से सुनना, एक ही सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं सबकी एनर्जी सेम होती है। और ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल, उनको बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल। मतलब इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी अगर ये सबसेल सेम है तो, ठीक है। अब देखो, अब इनमें फ़र्क क्या होगा, फ़र्क क्या होगा, इनका भी शेप जैसे ये वाला है, इसका भी डंबल शेप होगा, इसका भी डंबल शेप होगा, इसका भी डंबल शेप होगा। इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, इन तीनों की साइज सेम होगी। तो इन तीनों में फ़र्क क्या होता है, इन तीनों में फ़र्क होता है इनके ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का मतलब कि ये 3D में होते हैं बेटा ऑर्बिटल्स। मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो 3D कॉन्सेप्ट है। तो 3D में तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x, y और z। ये समझ लो x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो अगर ये ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है
ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, जैसे मान लो यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस हो गया और ये लोब्स अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हैं तो इस ऑर्बिटल का नाम होता है पी एक्स। अगर यही ओरिएंटेशन वाई एक्सिस के अलोंग है, ये है एक्स और ये है वाई, अगर ओरिएंटेशन वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो इसका नाम होगा पी वाई, और अगर ओरिएंटेशन जेड एक्सिस के अलोंग है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो अगर ओरिएंटेशन जेड एक्सिस के अलोंग है तो इसको बोलेंगे पी जेड। तो किसी सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे पी सबसेल के 2p सबसेल के जो 3p ऑर्बिटल्स हैं, इनका एनर्जी सेम होगा, इनका शेप सेम होगा, इनकी साइज सेम होगी। फर्क क्या होगा कि इनका ओरिएंटेशन, एक का ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो उसको बोलेंगे पी एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो पी वाई, जेड एक्सिस के अलोंग होगा तो पी जेड। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम इसको बोलते हैं पी एक्स, ये जीरो वाले को बोलते हैं पी जेड और इसको बोलते हैं पी वाई। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये दोनों भी आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? अब देखो, ये तो 2p की बात करें, अगर ये 3p आया, आप 3p सबसेल में चले गए तो 3p सबसेल में जो ऑर्बिटल होंगे वो 3p ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये आपने 2p ऑर्बिटल बनाया है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। अब 3p क्या होगा? 3px भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस उसका साइज ज़्यादा होगा और एनर्जी ज़्यादा होगी। 3py बिल्कुल इसी तरीके से होगा, बस साइज बड़ी होगी और एनर्जी ज़्यादा होगा। 3pz बिल्कुल इसी तरीके से ओरिएंटेशन होगा उसका, बस साइज बड़ी होगी और एनर्जी ज़्यादा होगी। क्लियर है बेटा? आपको एक चीज़ तो ध्यान रखना है कि एक ही सबसेल के जितने ऑर्बिटल्स होंगे इनकी एनर्जी सेम होगी, सेम एनर्जी, और इसीलिए इनको बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलो, तो ये हो गया पी ऑर्बिटल्स के बारे में। अब इसके बाद जरा हम लोग देख लेते हैं डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स, अच्छा देखो, एक चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हैं, तो न्यूक्लियस के अगर आप इस तरफ जाओ तो इलेक्ट्रॉन तो इसी ऑर्बिटल्स में ही पाए जाएंगे, क्योंकि ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ही आया है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसी एरिया को ऑर्बिटल बोलते हैं। ये कोई पाथ तो है नहीं, एक 3D स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अब इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ऐसे पॉइंट्स को या ऐसे सरफेस को बोलते हैं, अगर नोड है, पॉइंट है तो नोड बोलेंगे, सरफेस है तो नोडल सरफेस बोलेंगे, और प्लेन है तो उसको नोडल प्लेन बोलेंगे। ठीक है, नोड, नोडल सरफेस और नोडल प्लेन। पॉइंट है तो नोड होगा, नोडल सरफेस अगर वो सरफेस है तो, और अगर प्लेन है, कोई प्लेन आप उसमें जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। अच्छा, नोडल सरफेस का नाम ही है रेडियल नोड, रेडियल नोड, और नोडल प्लेन का दूसरा नाम होता है एंगुलर नोड। अभी इसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे एंगुलर नोड। हमें यहाँ क्या समझना है कि
अगर न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तभी आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है। अगर आप इस डायरेक्शन के अलावा इधर उधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कम हो जाएगी। एस ऑर्बिटल में क्या था कि ये सिमेट्रिकली स्फेरिकल थे, तो किसी भी डायरेक्शन में आप जाते थे इलेक्ट्रॉन मिल जाते थे, मिलने की संभावना थी। तो इसको हमने बोला था कि ये नॉन डायरेक्शनल है, बट यहाँ पे ये कैसे हो जाएंगे, डायरेक्शनल हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। चलो फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की। नेक्स्ट हमारा है डी ऑर्बिटल। देखो बेटा, अगर हम 3D सबसेल की बात करें तो हमने देखा था कि डी सबसेल में 5 डी ऑर्बिटल होते थे, 1 2 3 4 5। इनका नाम हमने रखा था नंबर -2 -1 0 1 2। ठीक है, यानी कि जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो 5 तरह के होंगे। अब किसी एक ही सबसेल, जैसे हमने 3D सबसेल लिया तो इसमें जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम होगी, इनका शेप सेम होगा, इनकी साइज सेम होगी। सिर्फ फर्क क्या होगा, ओरिएंटेशन का। तो पहले तो यही देख लो कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये डम्बल शेप के होते हैं। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप के थे और ये डबल डम्बल शेप के। डबल डम्बल का मतलब कि ये न्यूक्लियस होगा, एक डम्बल ये हो गया और दूसरा डम्बल ये हो गया। ठीक है बेटा, अब ये 5 तरह के हैं, 5 टाइप के हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो देखो, पहले तो हम नाम बता दें और फिर उसका सेंस बता दें। जैसे ये वाला होता है, इसको बोलते हैं DXY, इसको बोलते हैं DYZ, इसको बोलते हैं DZ², इसको बोलते हैं DXZ और इसको बोलते हैं DX² -Y²। अब इन सबकी एनर्जी सेम होगी। अगर ये एक ही सबसेल के हैं तो मतलब इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम है, अगर ये 3DXY है, 3DYZ है, 3DZ² है, 3DXZ है, 3X² -Y² है, तो इनका शेप, इनका साइज, इनकी एनर्जी सब कुछ सेम होगा। और एनर्जी सेम है तो ये भी होंगे डीजनरेटेड ऑर्बिटल, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे। तो इसमें भी फ़र्क क्या होगा, इसमें भी सिर्फ फ़र्क होगा इनके ओरिएंटेशन का। देखो क्या होगा ओरिएंटेशन, हमारे पास एक्सिस हैं वही 3, ये है x, ये है y और ये है z। तो अगर डंबल जो बने हैं उनका ओरिएंटेशन x और y से ये 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है, 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है, तो इसका नाम होता है DXY। देखो नाम कैसे दिया जाएगा कि ये डंबल किसके बीच से 45 डिग्री, x और y के बीच से 45 डिग्री पे इंक्लाइनेशन पे हैं, तो इसका नाम होगा DXY। अगर यही इंक्लाइनेशन, जैसे मान लो ये x है और ये z है और इधर हम कर लें y एक्सिस। अब अगर इनका इंक्लाइनेशन
45 डिग्री है x और z, तो इसका नाम होगा dxz। अगर इंक्लाइनेशन है मान लो इसको हमने लिया y और ये लिया z, तो इंक्लाइनेशन अगर इनका y और z के बीच में है 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे, तो इसका नाम होगा dy z। ठीक है ना। तो एक्चुअल में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो नाम होगा उन दोनों एक्सिस के बीच में स्लोप का इंक्लाइनेशन 45 डिग्री से होगा। तो ये तो 3 हो गए। अब चौथे की बात करो जरा, जो फोर्थ वाला था। फोर्थ वाले में क्या होगा? फोर्थ वाला था dz²। देखो बेटा, ये dz², ये 5 में से इसका अलग होता है। इसमें क्या होता है कि ये अगर z एक्सिस है तो ये z एक्सिस के एलॉन्ग रहेगा और इसमें सिर्फ एक लोब आपको दिखाई देगी, दूसरे वाले लोब ये पीछे की तरफ होंगे। सिर्फ आपको एक डंबल फ्रंट से दिखाई देगा और दूसरा वाला ये जो डंबल है वो पीछे की तरफ होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये होता है dz²। ठीक है, z एक्सिस के एलॉन्ग। अब एक बज गया dx² - y²। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें भी आपको चारों लोब दिखाई देंगे। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, देखो अब तक जो हमने पढ़ा था वो 45 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे थे, लेकिन dx² y² ये अलोंग द एक्सिस होगा, मतलब एक लोब x एक्सिस के अलोंग होगा और इसका दूसरा डंबल y एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन पांचों में से किसका शेप डिफरेंट है, तो dz² का। कौन अलोंग द एक्सिस होता है, तो dx² y²। ठीक है, अब इन सब का देखो शेप तो इसका अलग है, बाकी सबका शेप सेम है, एनर्जी सबकी सेम है। ठीक है, तो ये भी डीजनरेटेड ऑर्बिटल कहलाएंगे। ठीक, अब इसके बाद जो f ऑर्बिटल होता है बेटा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लीफ लाइक होता है, तो उसके बारे में अभी हमको बहुत कुछ जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको इन तीनों के बारे में ध्यान रखना है, s के बारे में, p के बारे में और d के बारे में। f के बारे में सिर्फ इतना पता है हमको कि वो लीफ लाइक होता है, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है, क्या होता है, ये अभी हमको पता नहीं है। अब जरा हम लोग बात कर लें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। देखो बेटा, किसी ऑर्बिटल की एनर्जी अगर हमको चेक करनी है तो उसके दो तरीके हैं, और दो तरीके मतलब ये नहीं कि एक ही स्पीसीज़ के दो तरीके हैं, मतलब आपके पास दो तरीके से चेक करना पड़ेगा। पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आप जहाँ पे ऑर्बिटल्स की एनर्जी चेक करने जा रहे हैं वो यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक। पहले तो आपको यही कंफर्म करना पड़ेगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, कि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। आप जब भी जाएंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल चेक करने, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को चेक कर लेंगे कि जहाँ पे आप एनर्जी चेक करने जा रहे हैं वो यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि दोनों का अलग अलग रूल है। अब देखो, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो ऑर्बिटल की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि ये सिर्फ n पे डिपेंड करेगा। और जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, उस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये दोनों पे डिपेंड करेगा, ये n एंड l दोनों पे डिपेंड करेगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा गया है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन या किसी यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सिर्फ आप उसमें n देखेंगे, n से ही पता कर लेंगे। और कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो उसमें n प्लस l दोनों देखते हैं। अब कैसे देखते हैं वो देख लो। पहले हम यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर लें। तो किसी भी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वो उन ऑर्बिटल्स के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। कैसे? इफ वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज हाई, तो उसकी एनर्जी भी हाई होगी। अगर मतलब जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे देखो हम बात करें, हमारे पास पहले सेल में 1s मिलेगा, दूसरे सेल में 2s और 2p मिलेगा, तीसरे सेल में 3s 3p और 3d मिलेगा, चौथे सेल में 4s 4p 4d और 4f मिलेगा। ठीक है, अब इन ऑर्बिटल्स की हमको एनर्जी कंपेयर करनी है फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो हमने कहा कि यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिर्फ n पे डिपेंड करता है। जिसका n ज़्यादा, जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसका n सेम उसकी एनर्जी सेम। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, 2 है, तो 2 1 से ज़्यादा है, यानी कि 1s से एनर्जी ज़्यादा होगी 2s से। अब यहाँ पे 2s 2p इन दोनों में n की वैल्यू सेम है, यानी कि इन दोनों की एनर्जी सेम होगी। ठीक है, अब 2p और 3s में n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 2 से ज़्यादा है, तो n ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। यहाँ पे n तीनों का सेम तो एनर्जी सेम, n ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, n सेम एनर्जी सेम। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बहुत अक्सर गलती होती है कि हम ये ध्यान नहीं देते कि हमसे पूछा गया है यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, और हम दनादन बड़े का साइन लगाते चले जाते हैं। तो यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये ट्रेंड चलेगा। अब देखो बेटा, हमने आपसे कहा था कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है ये कहलाते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल। इनको बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल, और ये भी हो गए डीजनरेटेड ऑर्बिटल। देखो अब यहाँ पे तो एक ही ऑर्बिटल है, सिर्फ एक ऑर्बिटल है। यहाँ पे s का 1 है और p के 3 है, तो टोटल 4 हो गए और चारों की एनर्जी सेम है, यानी कि सेकेंड सेल में आपको 4 डीजनरेटेड ऑर्बिटल मिलेंगे। अगर आप थर्ड सेल की बात करो तो थर्ड सेल में टोटल ऑर्बिटल गिनो, 1 s का, 3 p के और 5 d के, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 9 हो गए। और ये 9 ऑर्बिटल, चूँकि 9 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो ये 9 डीजनरेटेड ऑर्बिटल हो गए। इसी तरह कैसे अगर आप फोर्थ में जाओगे तो ये 16 ऑर्बिटल मिलेंगे, और 16 जो भी 16 ऑर्बिटल्स हैं सबकी एनर्जी सेम है, तो ये 16 ऑर्बिटल होंगे डीजनरेटेड ऑर्बिटल। देखो एक आसान सा ट्रेंड मिल रहा होगा तुमको। तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के
फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ डिजनरेटेड ऑर्बिटल 1, सेकेंड सेल में 2 का स्क्वायर 4, थर्ड सेल में 3 का स्क्वायर 9, फोर्थ सेल में 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फॉर ए यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम नंबर ऑफ डिजनरेटेड ऑर्बिटल इन फिफ्थ सेल, तो फिफ्थ सेल में कितना हो जाएगा, जितना सेल है उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है बेटा। अब ये तो है यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जहाँ पे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बेटा, तो उसके ऑर्बिटल की एनर्जी डिपेंड करती है n और l दोनों पे। और कैसे डिपेंड करती है, हम निकालते हैं n प्लस l की वैल्यू। अगर n प्लस l की वैल्यू कम है तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम होगी। अगर n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा है जिस ऑर्बिटल के लिए, तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब एक कंडीशन आएगी कि जहाँ n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए, तो जहाँ पे n प्लस l की वैल्यू सेम आएगी वहाँ पे फिर n को देखेंगे, जिसका n मिनिमम होगा उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। क्लियर है। जैसे मान लो हम बात करें 3p और 4s की, तो देखो ये n की वैल्यू हो गई 3 और p है तो l की वैल्यू 1, तो ये आ गया 4। ठीक है, और यहाँ पे देखो 4, l की वैल्यू 0, तो ये आ गया 4। अब दोनों में n प्लस l की वैल्यू सेम है, तो अब किसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी n की वैल्यू कम है, यानी कि इसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब इस रूल को फॉलो करके आप सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो हम सेल वाइज बात करें तो फर्स्ट सेल में हमको मिलेगा सिर्फ 1s, सेकेंड सेल में मिलेगा 2s 2p, थर्ड सेल में मिलेगा 3s 3p और 3d, फोर्थ सेल में मिलेगा 4s 4p 4d और 4f, फिफ्थ सेल में मिलेगा 5s 5p 5d और 5f, से 6 में मिलेगा 6s 6p 6d 6f। इसी तरीके से सेवेंथ में चले जाओगे तो 7s 7p 7d 7f। ठीक है बेटा। अब हमारे पास इनको ये एनर्जी को कंपेयर करने का तरीका क्या है, तरीका यही है बेटा कि इनके लिए n प्लस l की वैल्यू निकालो। ये जो है ये सब तो n लिखा हुआ है, ये सब n लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l के लिए अगर s है तो मैंने बताया था 0 होता है l की वैल्यू, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। ठीक है, तो n प्लस l की वैल्यू निकाल के कंपेयर कर लो। जहाँ जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जहाँ n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, और n प्लस l की वैल्यू सेम, तो यहाँ वहाँ पे n देख लेना, जिसका n कम उसकी एनर्जी भी कम। लेकिन
अब इतना टाइम कहाँ रहता है, तो हम इसको करते कैसे हैं, हम इसको ऐसे एरो लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे एरो लगाते चले जाएंगे। ठीक, और आपको इस एरो से टेल से हेड जाना है, फिर 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 टेल से हेड। तो ऐसे करते चले जाएंगे और आपको इनके एनर्जी का इंक्रीजिंग आर्डर मिल जाएगा। जैसे देखो, अगर इस आर्डर के हिसाब से हम सीक्वेंस से करें तो सबसे पहले हमको मिलेगा 1s, इससे ज़्यादा एनर्जी होगी 2s की, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी होगी 2p की, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी होगी 3s की, फिर उसके बाद होगी 3p की, फिर उसके बाद होगी 4s की, फिर उसके बाद होगी 3d की, फिर उसके बाद होगी 4p की, फिर उसके बाद होगी 5s की, फिर उसके बाद नीचे आ जाओ तो 4d, फिर उसके बाद 5p, फिर उसके बाद 6x, फिर उसके बाद 4f, फिर उसके बाद 5d, फिर उसके बाद 6p, फिर 7s, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी होगी 7s तक पहुंच गया ना बेटा, फिर उसके बाद 5f, ठीक है, फिर ये मतलब इसी सीक्वेंस में हम एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इस पे वो होगा फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, और वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म में। थैंक यू।